हेलुसिनेशन का मतलब होता है, लफ्ज़ी मतलब होता है फ़रेब। तो इसको यूँ याद रखें कि यहाँ पर इंसान खुद को फ़रेब दे रहा होता है बगैर किसी वजह के। अभी मैंने बताया कि रिएक्शन विदाउट एक्शन होता है। किसी के कहने पे, किसी के एक्शन के बगैर ही रिएक्शन दे रहा होता है। रिस्पॉन्स विदाउट स्टिमुलाई, कोई स्टिमुलाई या मुहर्रिक नहीं होता, फिर भी उसमें तहरीक पैदा हो जाती है। यूँ समझें कि जिसको जलता चलता-फिरता आप बारूद कहते हैं कि कोई ज़रा-सी कंकर या ज़रा-सी तीली दिखाएगा तो उसको आग लग जाएगी। इसकी जो आगे टाइप है हैलुसिनेशन की या फ़रेब की, उसमें जो सबसे पहली है वो ऑडिटरी है। ऑडिटरी ऑडियो से है। उसे यूँ लगता है कि कोई व्हिस्परिंग कर रहा है, उसको कुछ सुनाई देता रहता है। उसे यूँ लगता है उसके कान में कुछ आवाज़ें पड़ रही हैं इस हैलुसिनेशन में। इसके बाद टैक्टाइल हैलुसिनेशन होती है। टैक्टाइल हैलुसिनेशन में यूँ होता है कि उसे बर्निंग सेंसेशन आना शुरू हो जाते हैं विदाउट एनीथिंग, बगैर किसी वजह के। चूँकि ये फ़रेब है, हैलुसिनेशन है, तो उसके हाथ-पाँव से जलते हुए महसूस होता है। आपने लोगों से सुना होगा कि मेरे हाथ-पाँव जल रहे हैं। उसकी कुछ मेडिकल रीज़न्स भी हो सकती हैं, जो शुगर पेशेंट होते हैं उनके भी जलते हैं। लेकिन अगर विदाउट एनीथिंग उसको ऐसा फ़ील हो रहा है, तो वो टैक्टाइल होगा। इसके बाद है सोमैटिक। सोमैटिक में ये होता है कि उसे कुछ चीज़ें हरकत करती हुई लगती हैं। उसे ये एक रिसर्च भी आई थी, मैंने भी पढ़ी थी कि एक लड़की थी किसी कंट्री में, तो उसे यूँ लगता था कि उसके पेट के अंदर एक साँप चल रहा है। तो डॉक्टर्स ने उसको नफ्सियाती तौर पर उसका हल सोचा था। वो लंबी कहानी है, लेकिन ये सोमैटिक में यही होता है कि उसे मैदे में कोई चीज़ मूव करती नज़र आती है। वो समझता है कि मेरे मैदे के अंदर कोई चीज़ चल रही है, दौड़ रही है, हरकत कर रही है। ये सोमैटिक हैलुसिनेशन होती है। इसके बाद विज़ुअल हैलुसिनेशन होती है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है। उसे मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती हैं, कलर्स नज़र आते हैं जो कि होते नहीं हैं। वो ये कह रहा होता है कि मुझे ये कलर नज़र आ रहा है, ये आ रहा है, मुख्तलिफ चीज़ें मूव करती हुई नज़र आ रही होती हैं, लेकिन कुछ भी वो कहता है दीवार पर मुझे अभी साँप नज़र आ रहा था हुआ। तो जब विज़ुअली उसे हैलुसिनेशन होता है, विज़ुअल फ़रेब का वो शिकार होता है, तो जिस जि ज ज जबकि चीज़ें रियलिटी में होती नहीं है, तो वो विज़ुअल हैलुसिनेशन होगी। इसके बाद है गस्टेटरी। गस्टेटरी हैलुसिनेशन, गस्टेटी का मतलब होता है, मीन होता है टेस्ट। इसमें लोगों का जो टेस्ट है वो बदल जाता है। मतलब अच्छी चीज़ बनी हुई भी उनको टेस्टी नहीं लग रही होती है। जूस वो पी रहे होते हैं, लेकिन आपको पता है जूस मीठा होता है, लेकिन उनको कड़वा लग रहा होता है। ये कोरोना के मरीज़ों को भी कहा जाता था कुछ दिन के उनका जो टेस्ट है वो चला जाता है, वो तो एक वजह होती थी। लेकिन विदाउट रीज़न जब टेस्ट चला जाता है इवन वो कुछ खा पी ना भी रहा हो तो उसको जो मुँह का जो ज़ायका है वो कड़वा लगता है, खराब लगता है। मैंगो जूस भी उसे कड़वा लग रहा होता है। तो ये गस्टेटरी हैलुसिनेशन होता है जिसमें जो उसका जो टेस्ट है वो चला जाता है। एक यहाँ पर मुझे एक लतीफ़ा भी याद आ रहा है कि एक साहिब को मस्जिद में जुमा में मौलवी साहब ने कहा कि जो बेगम खाना बनाती है उसकी दिल खोल के तारीफ़ किया करें, अच्छा लगता है, ये है, वो है। तो बंदे ने घर आके सोचा चलें तारीफ़ कर लेते हैं। जो ही बेगम ने खाना रखा खाना खाते ही उसने तारीफ़ शुरू कर दी, क्या बात है आज तो कमाल खाना है। अभी वो खाना खा ही रहा था कि कोई चीज़ माथे में आपे आके लगी और बेगम ने कहा कि इतने सालों से मैं खुद से खाना बना के आपको दे रही हूँ, कभी तारीफ़ नहीं की। आज मैंने नेबर से सालन लिया है तो उसकी आप इतनी तारीफ़ कर रहे हैं। तो ये गस्टेटरी जो हैलुसिनेशन है ये काफ़ी रिस्की भी हो सकती है इट मीन्स। तो गस्टेटरी मीन्स टेस्ट जिसमें टेस्ट जो है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद है ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल। यहाँ पर आपको लगता है कि बदबू आ रही है लेकिन होती नहीं है। अगर है और आ रही है वो तो फिर हैलुसिनेशन नहीं होगी। लेकिन अगर नहीं है और किसी को बैड स्मेल फ़ील हो रही है तो इट इज़ हैलुसिनेशन। तो हैलुसिनेशन में हमने जो चीज़ें देखी उसमें ऑडिटरी थी जो कि आवाज़ या साउंड से रिलेटेड थी। उसके बाद हमने टैक्टाइल देखी जो कि बर्निंग सेंसेशन होते हैं। ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट है। whispering a person feel whispering what does it mean or what does it indicate तो auditory hallucination tactile में burning sensation है somatic में movement of the things है विजुअल में उसे नजर आती हैं चीजें और गस्टेटरी में हम पढ़ चुके हैं कि इसमें टेस्ट होता है अल्फैक्टरी में स्मेल होता है तो ये जो थे हमारे पास ये शिज़ोफ्रेनिया फ्रेनिक डिसऑर्डर्स था जिसको हमने बड़ी डिटेल में देखा इसमें डिफरेंट टाइप्स कौन-कौन सी होती हैं शिज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर्स में। इसके बाद जो नेक्स्ट है जो 6th है ये है हमारा बिहेवियरल
डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, बिहेवियरल डेवलपमेंटल जिसको आप जो है समझते हैं रवैयों से जो रिलेटेड है। ये क्या है, इसको आप अगर खुद से पढ़ लें तो हम थोड़ा सा इल्म व दानिश को देख लेते हैं। ये जो डिसऑर्डर्स हैं इनको अगर आप खुद से देख लें तो, या मैं पढ़ा दूं, आपको क्या लगता है? जी सर देख लेंगे, खुद देख लेंगे। चले, आप अगर देख लेते हैं तो मैं चाहता था कि हम थोड़ा सा ना इल्म दानिश या जो हमारे पास आइटम बैंक है उसकी थोड़ी सी आपको झलक दिखा दूं। अच्छा, ये वाले आप छठा और सातवां आप खुद से देखेंगे। छठा बिहेवियरल, अगर कहीं से नहीं समझ आएगी तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा। तो मैं जो चीजें आपको आपसे शेयर सर करना ये चाहता हूँ। पॉसिबल है, अगर लाइव क्लास में पॉसिबल नहीं है समझाना तो आप एक रिकॉर्डिंग अगर बना के भेज दें। जी जैसा आप कहेंगे मैं कर दूंगा। और 4 चीजें मैं ऑलरेडी आपको करवा रहा हूँ, अब रिकॉर्डिंग भी आप मुझे कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि चलिए, मैं तो भी रेडी हूँ आप लोगों के लिए, मुझे कोई इश्यू नहीं। अच्छा, ये है जी हमारे पास ट्रस्टेड आइटम बैंक। इसका ये फायदा होगा कि ये आपको रिवीजन भी बताएगी, स्टेटमेंट भी बताएगी और नॉलेज भी देगी। ये मल्टीपर्पज है और ये बहुत अच्छी चीज है। ये देखिए, इसका मॉडल पेपर नंबर 1 है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम क्रैक्स देखेंगे, हम क्वालिफाई देखेंगे, हम वर्बल टेस्ट भी लेंगे, हम गूगल फॉर्म पे टेस्ट भी लेंगे और हम ये भी करेंगे। ये मैंने खुद से डिसाइड किया है और मैं ये करवाऊंगा और आप करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे ना? यस सर, इंशाल्लाह। यस सर। वेरी गुड, आप लोग बड़े मोटिवेटेड हैं वैसे। अच्छा, ये क्या बता रहा और है? सर ये हमें ये 20 ऐसे आपकी तरफ से मिली है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपकी तरफ से। जी 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 जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन है, इस तरह का आपका पेपर आया होगा और आएगा। ये एक फायदा ये भी हो जाएगा कि प्रिंटिंग भी सेम वही है जैसे कि पेपर में होगी। तो वो कह रहा है, सर्कल द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन, व्हिच टाइप ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड फॉर डिफरेंट कांसेप्ट एट द सेम क्लास। ये देखिएगा कि करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट कांसेप्ट जब सेम क्लास में होंगे तो वो आपकी हॉरिजॉन्टल होगी, बराबर मतलब सेम। लेकिन जब डिफरेंट कॉन्सेप्ट सेम क्लास पर नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे, तो वो फिर आपकी वर्टिकल हो जाएगी। ये भी साथ में देख लें। हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो सेम लेवल पर हो। अच्छा, यहाँ पर मुझे याद है कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होती है। कम्युनिकेशन एक दूसरे को अपने ख्यालात, नजरियात या आइडियाज का तबादला होता है। अच्छा, उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कौन सी होगी? वर्टिकल कम्युनिकेशन होगी वर्टिकल वो होगी मतलब फ्रॉम अपर टू लोअर। जब कोई एक ऑफिसर ऊपर वाले दर्जे का, ग्रेड का बंदा अपने से सबऑर्डिनेट से जब कोई कम्युनिकेट कर रहा होगा तो याद रखिएगा वो वर्टिकल कम्युनिकेशन होगी। लेकिन जब सेम लेवल के, सेम स्टेज पे, सेम ग्रेड के, सेम जो लेवल है उसके बंदे आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगी। क्लियर? हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी देखी और करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन भी देख ली। नेक्स्ट है दूसरा, who did develop the sociogram? Sociogram क्या होती है? आगे लिखा हुआ है, a quantitative method for measuring the social relation of group. सोशल रिलेशन ऑफ ग्रुप को चेक करने के लिए जो आला या टूल यूज होता है वो सोशियोग्राम है। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है। ये डेवलप किसने किया था? जैकब एल मोरन, जिसका सी यूज है। इसके बाद है विच टेस्ट हैज लो रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के बारे में हम जान चुके हैं कि जो कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट होता है, स्टेटमेंट आती है कि द कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट रिजल्ट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। तो विच टेस्ट हैज लो रिलायबिलिटी, सबसे कम रिलायबिलिटी किसकी होगी? टीचर मेड टेस्ट की होगी। जो सबसे ज्यादा रिलायबिलिटी होगी वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की होगी, जो एक्सपर्ट का बना हुआ होता है, उसकी सबसे ज्यादा रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों होंगी। जबकि जो टीचर मेड है उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों लो होंगी। इसके बाद टेलर्स करिकुलम मॉडल वाज गिवन इन, टेलर ने जो करिकुलम मॉडल है वो कब दिया था? 1949 में। टैबा's मॉडल ऑफ करिकुलम केम इन 1964। याद रखिएगा कि टैबा का जो करिकुलम मॉडल है वो पहले आया था 1964 में, जबकि जो टेलर का है करिकुलम मॉडल वो 1949 में आया था। इसके बाद है फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल इज कंसीडर्ड एज द
लर्न्ड करिकुलम, नल करिकुलम, रिटन करिकुलम एंड हिडन करिकुलम। तो इसका जवाब है हिडन करिकुलम। अब हिडन करिकुलम क्या होता है, ये करिकुलम में हम इंशाल्लाह डिटेल में भी पढ़ेंगे। हिडन करिकुलम वो होता है जब लर्नर, जब बच्चा अपने टीचर से अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली और इनअटेंशनली कुछ सीख रहा होता है, जैसा कि टीचर का हेयर स्टाइल है, टीचर का वे ऑफ टीचिंग है, टीचर की ड्रेसिंग है, टीचर का वे ऑफ टॉकिंग है, टीचर का अखलाकियात है। ये जब वो सीख रहा होता है, आप भी अपने टीचर्स को फॉलो करते होंगे कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। तो जो बच्चा अपने टीचर को कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली कॉपी कर रहा होता है, उसको हिडन करिकुलम बोलते हैं। और यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि ये जो हिडन करिकुलम है, इट कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या आएगा, अच्छा अखलाक है, सच बोलना है, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स है, हेल्प टू अदर्स है, अच्छी ड्रेसिंग है, अच्छा परफ्यूम लगाना है, अच्छा हेयर स्टाइल है, अपनी खुद की सफाई है। जबकि नेगेटिव में गलत सोच है, झूठ बोलना है, गालियां देना है, मुक्के मारना है, सजा देना है। तो एज अ टीचर आपके माइंड में ये बात हो कि हम जो कुछ कर रहे हैं, अगर आपकी क्लास में 40 बच्चे बैठे हुए हैं, तो यूं समझें कि 80 आंखें आपको ना सिर्फ देख रही हैं, बल्कि आपकी हर मूवमेंट को वो रिकॉर्ड भी कर रही हैं, उसकी वो वीडियोस भी बना रही हैं, और घर जाके उन्होंने उस वीडियो को रिवाइंड करके चला भी देना है। तो इस तरह से जब आप क्लास में होते हैं, किसी भी ट्रेनिंग सेशन में आप ट्रेनिंग ले रहे हो चाहे ट्रेनिंग दे रहे हो, इन सारी चीजों का ख्याल रखें कि आपका जो हिडन करिकुलम है, इट कुड बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। The next one is spiral sequencing was given by Brunner. अब spiral sequencing क्या होती है, जब आप, वो कहते हैं कि करिकुलम जब डेवलप करते हैं, तो उसमें अगर सिर्फ आपने रीडिंग को इम्प्रूव करना है, तो सारे का सारा करिकुलम आप जस्ट रीडिंग पर ही बेस ना कर दें, सिर्फ बच्चे को रीडिंग इम्प्रूव करनी है, या फिर आप सारे का सारा फोकस राइटिंग पर ही ना कर दें, या सिर्फ और सिर्फ आप स्पीकिंग पर ही ना कर दें। जबकि स्पाइरल में घूम घूम के, जैसे गोल की जो डेवलपमेंट होती है वो भी स्पाइरल होती है, और इसी तरह से स्पाइरल सीक्वेंस वो होती है जिसमें घूम के तमाम पहलू को साथ लेकर चलना। इसी पर आज मैंने बात की थी कि हमारी जो तैयारी है इस वक्त, हम जो प्लान किया आज से इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे, वो स्पाइरल ही होगी। मतलब एक चीज हम नहीं फोकस करेंगे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम इस तैयारी को। सीक्वेंसिंग वाज गिवन बाय ब्रूनर इन 1966। इसके बाद है इन विच टेस्ट the item are arranged in graded difficulty from the easiest to जाती है, वो पावर टेस्ट होता है। या वो पूछ सकता है कि इजी टू डिफिकल्ट, ग्रेडेड डिफिकल्टी कौन बताता है, या पावर टेस्ट क्या होता है फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट, या ग्रेडेड डिफिकल्टी इज कंसीडर्ड इन पावर टेस्ट। आगे हम देखेंगे कि इसकी टेस्ट की जो दूसरी क्वालिटी है पावर के साथ, स्पीड टेस्ट कौन सा होता है। तो पावर याद रखिएगा, स्पीड में मैं आपसे पूछूंगा। पावर टेस्ट में ग्रेडेड डिफिकल्टी देखी जाती है फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। टेक्स्ट बुक इज एन एग्जांपल ऑफ स्पोर्टेड करिकुलम, स्पोर्ट जो करिकुलम है उसकी एक शाख है। इसके बाद पेस एंड एक्यूरेसी विद इन द टाइम लिमिट इज नीडेड इन स्पीड टेस्ट। देखें, स्पीड से, पेस भी स्पीड को कहते हैं, रफ्तार को, और जहां पर पेस और एक्यूरेसी देखी जाती है वो स्पीड टेस्ट है। जहां पर इजी टू डिफिकल्ट या ग्रेडेड डिफिकल्टी देखी जाती है वो पावर टेस्ट है। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं कि वो इस स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर सकता है, जरूरी नहीं कि सेम ऐसे स्टेटमेंट दे। आपको कॉन्सेप्ट पता हो, या आपको पूछ सकता है इंटरव्यू में कि पावर टेस्ट क्या होता है आपके ख्याल में, तो जिसमें ग्रेडेड डिफिकल्टी हो, इजी टू डिफिकल्ट हो, वो पावर टेस्ट, और जिसमें स्पीड और एक्यूरेसी हो वो स्पीड टेस्ट। इसके बाद है व्हाट इज ब्यूटी, Which branch of philosophy answer this question, ये हम पढ़ चुके हैं, एक्सियोलॉजी है। इसके बाद where do we find the sources of knowledge, knowledge की बात हम कहाँ पर करते हैं, आपको पता है एपिस्टेमोलॉजी है। What which test establish certain norms, जो norms हैं कौन सा टेस्ट मुकर्रर करता है। अब यहाँ पर एक और फर्क देखिएगा, इसके अलावा आपका अलग एक नॉर्म रेफरेंस टेस्ट भी होता है, लेकिन वो जहां उसने नॉर्म्स दिए, यहाँ नॉर्म से मुराद है उसका क्राइटेरिया, उसका एक स्टैंडर्ड, उसका एक उसूल, रूल, ज़ाब्ते किस टेस्ट में फॉलो किए जाते हैं, वो स्टैंडर्डाइज में किए जाते हैं, हर तरह से टेस्ट किया जाता है, एक्सपर्ट बनाते हैं। जबकि अगर नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इसमें ऑप्शन में होता तो फिर वो आता, उसने वो नहीं दिया। इस ऑप्शन में से आपने बताना है कि इन चारों में से नॉर्म्स को कहां पर एस्टैब्लिश किया जाता है, तो वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है।
उसके बाद व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ये एक्सियोलॉजी है, एथिक, मीनिंग, मोरालिटी, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसके बाद टीचर डिस्पेंसेस नॉलेज, स्टूडेंट्स एब्जॉर्ब इटर्नल ट्रूथ्स आर लर्न थ्रू स्टडीइंग ग्रेट बुक, ये फिलॉसफी में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जहां पर ग्रेट बुक्स की, ओल्ड बुक्स की बात होगी, बगैर सोचे वो पेरेनियलिज्म होगा। तो आज 15 सेम स्टेटमेंट सर प्रोग्रेसिविज्म में से सेम स्टेटमेंट उठा के दी हुई है। जी जी बिल्कुल ऐसे है। तो 15 आज हमारे मुकम्मल हुए। प्लान मैंने आपको बता दिया है, अपने आप को रेडी कर लें। जब भी टेस्ट हो, मैं चाहता हूँ जून में हो, जुलाई में हो, जब भी टेस्ट हो, हमें ये टेंशन ना हो। 10-15 दिन हमें फिर भी मिलेंगे, हम उस पर अपनी स्पीड को बढ़ाकर हम उसको ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सर जी एक्सक्यूज जी मी जी जी सर, कल से